क्लास लाइव कीजिए। चलिए इधर कीजिए इसको, कमेंट को। कमेंट इधर कीजिए ना जी। गगन सिंह, हाँ लाइव हो गए हैं। साइंस का कौन सा बुक फॉलो करे जो बैच में दिया जाता है? मैथ और रीजनिंग का क्लास, हाँ होगा। कमेंट दिखाई दे रहा, हमको दिखाई दे रहा। आप लोग एक दूसरे का देख करके क्या कीजिएगा, मां बहन एक कीजिएगा। इसी बैच में 2 लड़का जो है मां बहन एक कर दिया था एक दूसरे का। चलिए आ जाइए, एकदम कमेंट दिख रहा है, हमको दिख रहा है, आप लोग को एक दूसरे का नहीं दिखेगा, हम सब का कमेंट देख रहे हैं। आ जाइए। अब क्या पढ़ा रहे थे? पढ़ाना है आज हम लोगों को मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। और सोमवार से जो है वहां पे ऑफलाइन क्लास चलेगा। सोमवार से एकदम क्लासरूम अब तैयार हो गया है। कुछ तामझाम नहीं करना है, टेलीग्राम पे सूचना दे दिया जाएगा, जगह बता दिया जाएगा, खोजते खोजते अपना चले जाइएगा। कोनो पताल में न है, आसे पास में है, 200-400 मीटर इधर उधर, समझ गए? तो आस पास में आराम से खोज करके चले जाइएगा। ठीक है, सोमवार से वहां पे क्लास होगा, ऑफलाइन क्लास होगा सोमवार से। मौर्य साम्राज्य, गुनगुनाना बंद कीजिए, अब मुंह बंद कीजिए। अब आइए बोर्ड पे। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का शासन 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व के बीच रहा है। 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व के बीच मौर्यों का शासन रहा है। कुल मिलाकर के जब आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो लगभग 137 वर्षों तक मौर्यों का शासन रहा है। इस अवधि के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर वृद्धरथ तक, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर वृद्धरथ तक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, ये सभी शासकों ने मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत शासन किया। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाले इन राजवंशों में, इन शासकों में जो सबसे महान शासक हुए वे आपको अशोक हुए। जो सबसे महान शासक हुए वे कौन हुए? अशोक हुए।
मुख्य तौर पर फोकस अशोक पे रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को नहीं जानेंगे, जानेंगे। मौर्य वंश को जानने के क्रम में मुख्य फोकस तो अशोक रहेगा। अशोक थोड़ा बड़ा है, बाद बाकी जो है देखेंगे तो और भी चीजों को। सबसे पहले मौर्य वंश के विषय में जानकारी के स्रोत क्या क्या है। मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी के तीन महत्वपूर्ण स्रोत है। मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी के तीन महत्वपूर्ण स्रोत है। जो तीन महत्वपूर्ण स्रोत है उसमें एक है आपको साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। दूसरा है आपको विदेशी यात्रियों का विवरण। और तीसरा है आपको पुरातात्विक स्रोत। तीसरा है पुरातात्विक स्रोत। तीसरा पुरातात्विक स्रोत है। बतियाना न है, चश्मा फोड़ देंगे, एक थप्पड़ मारेंगे ना चश्मा फूट जाएगा। मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी के यही तीन स्रोत है: साहित्यिक, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो है आपको साहित्य सब आते हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, पतंजलि का महाभाष्य। इसके अलावे बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य भी हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य भी हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और बौद्ध साहित्य इसलिए हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्रदान करता है क्योंकि मौर्य वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। क्योंकि मौर्य वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। मौर्य वंश के शासक अशोक ने, मौर्य वंश के शासक दशरथ ने बौद्ध धर्म को अपनाया। और इसलिए मौर्य साहित्य हमें मौर्यों के इसलिए बौद्ध साहित्य हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फिर मौर्य शासकों ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया है उस विषय में जानकारी दीपवंश, महावंश जैसे बौद्ध साहित्य देते हैं। दीपवंश, महावंश जैसे बौद्ध साहित्य जो है जानकारी प्रदान करता है। दिव्यावदान, ये सब बौद्ध साहित्य है जो हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फिर आपको मौर्य वंश के संस्थापक शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, इसलिए जैन साहित्य भी, जैसे जैन साहित्य कल्पसूत्र हो गया, जैन साहित्य परिशिष्ट पर्व हो गया जिसकी रचना हेमचंद्र ने की है, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है। यह सब भी हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और इतना ही नहीं बल्कि पुराण, जिसकी संख्या टोटल 18 है। उपनिषद 108, पुराण 18, वेदांग 6, वेद 4, संस्कार 16, जैन धर्म में पापों की संख्या 18। ये सब डाटा है, आप याद रखिएगा। तो ये सब साहित्यिक स्रोत हुआ। इसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण। चंद्रगुप्त मौर्य के समय
मेगास्थनीज आए, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा, उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है मौर्यों के विषय में। फिर अशोक के समय, बिंदुसार के समय अलग अलग विद्वान भारत की यात्रा पर आए। उन विद्वानों ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखने का काम किया, उससे भी हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावे पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें तो जो पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत खुदाई से जो वस्तु की प्राप्ति हुई है वही सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। और खुदाई से जो वस्तु की प्राप्ति हुई है वह हमें मिला है, जैसे अभिलेख मिले हैं, सिक्के मिले हैं, भवन मिले हैं, महल मिला है। ये जो तमाम चीज खुदाई से प्राप्त हुआ है, ये तमाम चीज भी हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और ध्यान रहे कि पिछले क्लास में हम लोग भारत के ऊपर होने वाले देखिए, लड़की लोग को बोल रहे हैं स्पेशली, लड़का लोग तो ऐसे ही पीछे ये में बैठता है, लड़की लोग को बोल रहे हैं देखिए आप लोग को आगे में बैठाते हैं, ठीक है आगे में बैठाते हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया है उसको मेंटेन नहीं कीजिएगा तो हमको पीछे करने में भी देर नहीं लगेगा, समझ गए। तो अरे कम से कम आगे में बैठते हैं तो थोड़ा सा बढ़िया से बैठिए, समझे कि सोइए उइए नहीं, क्लास का माहौल गड़बड़ होता है इससे, समझे। तो और जो भी लड़का लड़की जो भी है सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगला क्लास में जब जाएंगे ना तो आगे में वही लोग बैठिएगा जो थोड़ा ठीक ठाक रहिएगा। ठीक ठाक रहिएगा मतलब कि मुंह गोरा नहीं होना चाहिए हमको, समझ गए। ठीक ठाक का मतलब आप ये नहीं समझिएगा, क्लासरूम में कंसंट्रेट होके हमको सुनिएगा, आंख नहीं बंद करना है। जब भी हम आपको देखें तो आप बोर्ड पर कंसंट्रेट नजर आए हमको, ठीक ठाक का मतलब ये, समझ गए। तो सोइए उइए नहीं, रिक्वेस्ट है, समझे। तो पिछले क्लास में हम लोग विदेशी आक्रमण को देखे थे, और विदेशी आक्रमण में एक ईरानी आक्रमण हुआ, एक ईरानी आक्रमण हुआ और एक आपको यूनानी आक्रमण हुआ। जो ईरानी आक्रमण है, ईरानी आक्रमण का कुछ प्रभाव पड़ा था। ईरानी आक्रमण का प्रभाव यह पड़ा था कि ईरानी आक्रमण होने से भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा का विकास हुआ, अभिलेख लिखने की परंपरा का विकास हुआ। ईरानी आक्रमण से भारत में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। खरोष्टी लिपि जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, अरबी, ये सब लिपि है, मतलब लिखने की एक कला है, लिपि लिखने की एक कला। मतलब लिपि में यह निर्धारित किया जाता है कि शब्द का प्रयोग होगा, बाएं से दाएं लिखेंगे, दाएं से बाएं लिखेंगे, इन्हीं सब चीजों का निर्धारण जो है लिपि में किया जाता है। जैसे हम लोगों की लिपि देवनागरी है, देवनागरी लिपि में ओ आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गऊ को खो गो घो अंगो चोछो, समझ गए, योरोलोब तक है, समझ गए। तो इन शब्दों का प्रयोग हम लोग देवनागरी लिपि में करते हैं और इधर से लिखना प्रारंभ करते हैं, इधर खत्म करते हैं, फिर जो है इधर से प्रारंभ करते फिर इधर खत्म करते हैं। खरोष्टी एक लिपि है। जब भारत के ऊपर ईरानी आक्रमण हुआ था तो ईरानी आक्रमण से भारत में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ और ईरानी आक्रमण से ही भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा का विकास हुआ। अब कहिएगा अभिलेख लिखने की परंपरा क्या है? देखिए, आज के जो शासक है, आज के जो शासक है
आज के शासक हमारे सीएम, हमारे पीएम को, जनता को कुछ कहना होता है तो रेडियो पर आ जाते हैं, टेलीविजन पर आ जाते हैं, अखबार में ऐड दे देते हैं। उस समय ना तो अखबार चलता था, ना रेडियो था, ना टेलीविजन था। अब उस समय जब ये सब चीज नहीं था, उस समय जब ये सब चीज नहीं था, तो आपको शासक क्या करते थे, बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ा पर अपना आदेश लिख देते थे कि हम अशोक अपनी जनता से आग्रह करते हैं कि हमारी जनता पशुओं की हत्या ना करे। हम अशोक अपने अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि हमारे पदाधिकारी हमेशा जनता हित के विषय में सोचे। मतलब प्राचीन काल में शासकों के द्वारा, प्राचीन काल में शासकों के द्वारा जो स्तंभ पर, जो बड़े बड़े शिलाओं पर यानी बड़े बड़े पत्थरों पर, जो गुफा में लेख लिखकर जनता को आदेश दिया जाता था या जनता को संबोधित किया जाता था, इसी को अभिलेख कहा गया, इसी को अभिलेख कहा गया। और भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत मौर्य काल में हुई और मौर्य काल में उस अभिलेख लिखने की परंपरा का विकास महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था और खुदाई से अशोक के अभिलेख मिले हैं, उससे भी हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। ये तो हमने आपके साथ इस बात की चर्चा की है कि मौर्यों के विषय में जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, किन किन चीजों से हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, किन किन चीजों से हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अब सबसे पहले मौर्य वंश के राजनीतिक इतिहास को जानेंगे और फिर प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, न्यायिक, इन चीजों को जानेंगे। और किसी भी राजवंश के, जब हम शासक के विषय में किसी भी राजवंश के जब हम शासक के विषय में जानते हैं तो वही उस राजवंश का राजनीतिक इतिहास होता है। मतलब हम राजनीतिक इतिहास के विषय में जानने जा रहे हैं, मतलब हम मौर्य वंश के शासकों के विषय में जानने जा रहे हैं। मौर्य वंश के शासकों के विषय में हम लोग जानने जा रहे हैं। मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं वह आपको चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य मूलतः उत्तर प्रदेश के पिपली वन का रहने वाला था। उत्तर प्रदेश का पिपली वन। उत्तर प्रदेश के पिपली वन के रहने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य के मदद से की थी। चाणक्य के मदद से। किसके मदद से? चाणक्य के मदद से। चाणक्य तक्षशिला का विद्वान था, पाकिस्तान में पड़ता है। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो चाणक्य मगध आए थे और मगध के शासक घनानंद को कुछ दिशा निर्देश दिए
लेकिन घनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया और अपने दरबार से बाहर कर दिया, अपने दरबार से बाहर कर दिया। फिर जब चाणक्य अपने साम्राज्य को वापस लौट रहे थे, चाणक्य जब अपने साम्राज्य को वापस लौट रहे थे, अपने देश वापस लौट रहे थे, तो चाणक्य उत्तर प्रदेश होकर जा रहे थे तक्षशिला। उत्तर प्रदेश में एक जंगल से होकर जा रहे थे। उस जंगल का नाम था पिपली वन, और पिपली वन में कुछ बच्चे एक नाटक खेल रहा था। उस नाटक का नाम था राजकीलम, राजकीलम, राजकीलम। राजकीलम नामक नाटक खेल रहे थे इस पिपली वन में कुछ बच्चे, और उन बच्चों में जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो राजा की भूमिका अदा कर रहा था, राजा की भूमिका अदा कर रहा था, राजा की भूमिका। और जब वे राजा की भूमिका अदा कर रहे थे तो चाणक्य बगल से गुजर रहे थे, तो चाणक्य जो है उस नाटक को देखने लगे। चाणक्य जब नाटक को देखे तो चाणक्य को यह एहसास हुआ कि यह जो बच्चा है, यह बच्चा तो वास्तविक राजा नहीं है, लेकिन राजा में जो गुण होना चाहिए वो गुण इस बच्चा में है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के नाट्य भूमिका से काफी प्रभावित हुए, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने यह तय किया, चाणक्य ने यह तय किया कि इस बच्चा को ले जाकर के तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाना है, लिखाना है और इसको तैयार करना है, और इस बच्चा के माध्यम से ही घनानंद की अहंकारी सत्ता को समाप्त करना है, घनानंद की अहंकारी सत्ता को समाप्त करना है। और फिर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की माता मूरा, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था मूरा, और इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो वंश स्थापित किया उसको मौर्य वंश नाम दे दिया गया। चाणक्य मूरा से मिले और मूरा को कहे कि यह बच्चा आप हमको दे दीजिए, इस बच्चा को हम भारत का सबसे बड़ा सम्राट बनाना चाहते हैं। उसकी माता को लगा ही मजाक कर रहा है, लेकिन चाणक्य रिक्वेस्ट किए तो उनकी मां मान गई, और फिर चाणक्य उस बच्चा को लेकर तक्षशिला वापस लौटे, और तक्षशिला में हर विद्या से, हर कला से चंद्रगुप्त मौर्य को अवगत करवाए। हर विद्या की शिक्षा चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में दी, और तक्षशिला विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया गया। उसमें साम, दंड, भेद, हर गुण भरा गया। और ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं, इसमें सच्चाई है या नहीं हमको नहीं पता है, वनडे परीक्षा में पूछेगा नहीं, बस जानकारी के लिए बोल रहे हैं। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर की सेना में भेजा था, और कुछ दिन तक चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की सेना में भी रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है हमको नहीं पता है। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं और कुछ इतिहासकार कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब इतिहासकार ही दो मत में हैं, तो कुछ भी स्पष्ट कहना सही नहीं होगा यहां पर कि थे या नहीं थे। खैर ये पूछेगा भी नहीं, ये कहां से पूछेगा, पूछने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक से बढ़कर एक बेहतर क्वेश्चन है, इससे बढ़िया से बढ़िया। तो जो आपको चाणक्य है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, और
चाणक्य को लगा कि चंद्रगुप्त मौर्य अब तैयार हो गया है, और चाणक्य मात्र 500 सैनिकों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में घनानंद के राज पर आक्रमण कर दिया और सीधा घनानंद के राजधानी पर ही आक्रमण किया। मतलब ये वही बात हुआ, थाली में खिचड़ी परोसा गया, साइड से ना खा करके सीधा बीचे में हाथ दे दिए। अगर साइड से ना खा करके सीधा बीच में हाथ दीजिएगा तो क्या होगा? खा पाइएगा? सबसे पहले तो आपका हाथे जलेगा, तो कैसे खा पाइएगा? लेकिन वही थाली के साइड से थोड़ा सा लेकर के खाइएगा, फिर थोड़ा सा लेकर के खाइएगा, तो धीरे धीरे जो है पूरा खा जाइएगा। तो चाणक्य जो है गलती ये किए कि सबसे पहले चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में घनानंद के सीमावर्ती राज्यों को जीतना चाहिए था। घनानंद के सीमावर्ती राज्यों को जीतना चाहिए था और धीरे धीरे जीत करके आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन चाणक्य ने सबसे पहले सीधा घनानंद के राजधानी पर आक्रमण कर दिया। घनानंद को पता चला, घनानंद अपनी पूरी सेना उतार दी। घनानंद के पास लाखों की संख्या में सैनिक थे, लाख, और इधर 500। लाख और 500 में 500 टिकेगा? कभी नहीं टिकेगा, कभी नहीं टिक सकता है। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की पराजय हुई, जान बचा करके दोनों भागा। और फिर जान बचाकर भागा। बीच में जब शाम का समय हुआ तो कहा जाता है कि चाणक्य जो है एक घर में रुकने का विचार किया और फिर उस घर के दरवाजा को चाणक्य खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत आई, वो खाना बना रही थी। वो भी घनानंद के राज की ही औरत थी, तो उसको नहीं पता था कि यही चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य है। तो वो बूढ़ी औरत जो है अपने बच्चों के लिए खाना परोस रही थी। तो खाना परोसी तो उसका बच्चा जो है ना, मतलब सीधे वही गलती किया जो गलती चाणक्य किए। उस बूढ़ी औरत का बच्चा जो है खाना के एकदम बीच में हाथ डाल दिया। और फिर स्वाभाविक सी बात है, जलेगा, और जलेगा तो बच्चा है तो चिल्लाएगा, तो चिल्लाने लगा। तो फिर मां देखी, तो मां देख करके बोली, तुम भी चाणक्य ही है। वहां पर चाणक्य भी बगल में बैठा हुआ था। तो फिर चाणक्य कहा उस बूढ़ी औरत को कि इसमें चाणक्य वाली क्या बात है। तो बूढ़ी औरत समझाई चाणक्य को कि चाणक्य को होना चाहिए कि घनानंद से सब कोई त्रस्त था, सब कोई चाहता था घनानंद मर जाए, खत्म हो जाए, उसका राज खत्म हो जाए। तो बूढ़ी औरत बोली चाणक्य को यह होना चाहिए कि सबसे पहले उसके राज के सीमावर्ती क्षेत्रों को जीते और धीरे धीरे जीत कर जो है घनानंद के शासन को समाप्त करे। तो चाणक्य समझ गया कि बूढ़ी औरत कहना क्या चाह रही है। चाणक्य इतने बड़े विद्वान उस बूढ़ी औरत के पैर पर गिर गए और फिर चाणक्य इस बात को भी बोले, हम ही चाणक्य हैं। और फिर अगली सुबह अपने राज वापस लौट गए और उस बूढ़ी औरत के द्वारा जो बात कहा गया था उसी प्रकार की तैयारी में चाणक्य लग गए। और चाणक्य ने अपनी कूटनीति से एक विशाल सेना खड़ा किया। चाणक्य मोटिवेशनल स्पीच देते थे, लोगों को जाकर मोटिवेट करते थे। चाणक्य जरूरत पड़ने पर साधु का वेशभूषा धारण कर लेते थे और साधु का वेशभूषा धारण करके जो है
गांव में जाकर के लोगों को प्रेरित करते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में शामिल होइए, उद्धार करता है। इस प्रकार का काम चाणक्य ने किया है। मतलब बहुरूपिया थे चाणक्य। मतलब एक सेना के गठन को लेकर के जितनी भी जरूरत की चीजें थी, हर कदम उन्होंने उठाया। सिर्फ सीधे सोच लेने से घनानंद के राज्य को समाप्त नहीं किया जा सकता था। हम लोग एक लाइन में कह देते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से घनानंद की सत्ता को समाप्त कर दिया। चाणक्य को घनानंद की सत्ता को समाप्त करने में लाखों चने चबाने पड़े थे, लेकिन चाणक्य ब्राह्मण था और ब्राह्मण बड़ी स्वाभिमानी होता है। ठीक है, सामान्य तौर पर जो राजपूत वर्ग के लोग होते हैं वो जो है उनका जो स्वाभिमान होता है ना, देखिए सबका स्वाभिमान, देखिए यहां पर जो है नहीं बोलेंगे, ठीक है, फिर आप लोग बुरा मान जाए, ना बोलेंगे ना। देखिए इसमें होता है कि फिर थोड़ा सा यानी लोगों को लगने लगता है कि ठीक है ना बोलेंगे हम जातिवाद को लेकर के। देखिए जानते हैं इतिहास जो भी टीचर पढ़ाता है, जो ऊपर पढ़ाता है उनका तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो भी इतिहास डेप्थ में जाकर पढ़ाता है उन पर आरोप लगते रहता है। अगर वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ाएगा तो कहेगा ये तो मुस्लिम है, समझिए मुस्लिम का ये करता है। अब जो शासक है, शासक कुछ किया है, अच्छा किया है तो वो अच्छे न बताया जाएगा, थोड़े बताया जाएगा कि गड़बड़ किया है, समझ गए, तो नहीं बोलेंगे। अब काहे कि एक लड़का जो है बिट्टू सर को बोल रहा था कि अब कहीं पर कुछ जो है बोले थे, ठीक है, ब्राह्मणों के विषय में। अरे जहां पे जो सत्य है वो बात तो बोलना ही है हमको। तो कोई विद्यार्थी जो है बिट्टू सर को जाकर के कंप्लेन किया कि रोशन आनंद सर तो ब्राह्मण विरोधी हैं। ठीक है, तो ऐसे बिट्टू सर समझते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, पढ़े लिखे हैं वो भी, तो इतिहास में बहुत जगह है कि जो है ब्राह्मण सब ऐसा काम किया है जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, समझ गए। तो खैर छोड़िए, चाणक्य बड़ी स्वाभिमानी थे, चाणक्य बहुत स्वाभिमानी थे और चाणक्य यह तय कर लिए थे कि घनानंद की सत्ता को समाप्त करना है, मतलब करना है, और इसलिए अपना सब कुछ लगा दिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करने में, एक विशाल सेना के गठन में। और फिर जब विशाल सेना का गठन हो गया तो चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में चाणक्य विजयी अभियान शुरू किए। सबसे पहले घनानंद के राज्य के चारों तरफ के राज्य को जीते और फिर घनानंद के राज्य पर आक्रमण किए और घनानंद को पराजित कर घनानंद की अहंकारी सत्ता का अंत कर, नंद वंश के शासन का अंत कर, वहां पर मौर्य वंश के शासन की स्थापना की। इस प्रकार मौर्य वंश के शासन की स्थापना हुई। चाणक्य ने देखा कि सबसे अच्छा शहर पाटलिपुत्रा है। प्राचीन काल के 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के पूरे विश्व के सबसे वैभवशाली शहर पाटलिपुत्रा था। सबसे वैभवशाली शहर पाटलिपुत्रा था। मतलब पाटलिपुत्रा को, मतलब पटना को काफी अच्छे डिजाइन से बसाया गया था, सुव्यवस्थित ढंग से बसाया गया था। तो चाणक्य ने यह सोचा कि पाटलिपुत्रा को ही राजधानी बनाया जाए और फिर पाटलिपुत्रा को ही राजधानी बनाया गया। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के दिशा निर्देश पर, चंद्रगुप्त मौर्य देखिए जो भी किए हैं चाणक्य के दिशा निर्देश पर किए हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य अगर चंद्रगुप्त मौर्य है तो वह चाणक्य के कारण ही है, चाणक्य के कारण ही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना करके अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया। पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन चंद्रगुप्त मौर्य करना शुरू किया। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के नेतृत्व में उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक
और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में ईरान, इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने स्थापित किया। इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने स्थापित किया। उनके साम्राज्य में कश्मीर भी था, पंजाब भी था, हरियाणा भी था, राजस्थान भी था, गुजरात भी था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, सब था। टोटल। क्या इससे पहले आप सुने हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य किसी शासक का था प्राचीन भारतीय इतिहास में? ना। अगर होता तो हम तो जिक्र करते। तो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया, और इतना विशाल साम्राज्य स्थापित चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ और सिर्फ चाणक्य की मदद से कर पाए। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम भारतीय साम्राज्य निर्माता शासक कहा जाता है। यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिएगा कि एक चीज पूछा जाता है, क्या जानते हैं? सर्वप्रथम किस भारतीय शासक ने बंगाल को जीतकर अपने राज्य में मिलाया? फिर पूछा जाता है सर्वप्रथम किस भारतीय शासक ने गुजरात को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, महाराष्ट्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, दक्कन को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया? यह प्रश्न पूछा जाता है। घटना चक्र जिसे हम आपको होमवर्क देते हैं, अभी पता नहीं आपके बैच में क्या चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है। पॉलिटी के बाद हिस्ट्री चलेगा, फिर ज्योग्राफी चलेगा। सब चीज का होमवर्क जो है घटना चक्र से हम आपको देंगे। तो घटना चक्र में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन ये मिलेगा, मालवा, गुजरात, दक्कन जैसे क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन हुआ? तो इसका उत्तर आपको मिलेगा चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा प्रश्न आपको मिलेगा, बंगाल को जीतकर सर्वप्रथम किसने अपने साम्राज्य में मिलाया? तो इसका भी उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। समझ में आया ये बात? चंद्रगुप्त मौर्य कल्याणकारी शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य कल्याणकारी शासक कैसे बन गए? चाणक्य के प्रभाव में आकर बने। क्योंकि जो चाणक्य है, चाणक्य क्या सब कहा करते थे? देखिए 2-3 गो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि चाणक्य किस प्रवृत्ति के मानव थे, किस सोच के मानव थे। चाणक्य का कहना था, और पूछा जाता है, जो 2 स्टेटमेंट बोल रहे हैं ये दोनों पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। नोट में होगा मेरे ख्याल से, नहीं होगा तो हम लिखा देंगे, चिंता नहीं करना है आपको। चाणक्य कहा करते थे, प्रजा के सुख में राजा का सुख है। प्रजा अगर सुखी है तो राजा सुखी है, प्रजा अगर दुखी है तो राजा दुखी है, प्रजा अगर दुखी है तो राजा दुखी है। इसके बाद चाणक्य ही कहा करते थे कि अगर राजा दरबार में रहे, अगर राजा दरबार में उपस्थित रहे तो उन्हें बेवजह जनता को इंतजार नहीं करवाना चाहिए, प्रजा को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। मतलब ये कि राजा दरबार में बैठ करके अपना गप लड़ा रहा है फालतू का, और उधर आम जनता कठिनाइयों से त्रस्त है और वो अपना प्रॉब्लम लेकर के राजा के दरबार पर आया हुआ है, लेकिन राजा मिल नहीं रहा है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि चाणक्य का मानना था कि अगर राजा दरबार में उपस्थित है तो उसे फालतू चीजों से बचकर जनता की समस्या को सुननी चाहिए। मतलब ये सब चीज क्या दिखाता है? ये सब चीज यही ना दिखाता है कि चाणक्य कल्याणकारी थे, कल्याणकारी सोच के थे, समाजवादी सोच के थे। और इसलिए भी चाणक्य नीति आज भी प्रासंगिक है। मतलब आज भी चाणक्य नीति को अच्छा माना जाता है, आज भी चाणक्य नीति को अच्छा माना जाता है। और चाणक्य नीति यह भी कहता है, चाणक्य नीति के इस नीति दोनों ये बात कहता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। मतलब सब चीज अच्छा है, मतलब किसी भी चीज को बुरा माना ही नहीं है चाणक्य है। हाँ तो ठीक है, वही तो बोले हैं, कृष्ण नीति शब्द का प्रयोग किए हैं, नहीं सुने हैं? तो भगवान कृष्ण ने ना गीता में उपदेश दिए हैं, तो ये बात चाणक्यो नीति में है। ठीक है, कहे एक जगह दोनों बात नहीं हो सकता है। आपका क्या नाम है? जो भी नाम है आपका, क्या आपके नाम का और कोई लड़की नहीं होगी? चलिए, तो आपको ये बात है। इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करने में चाणक्य को इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करने में चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ज्यादा युद्ध नहीं लड़ना पड़ा था। बहुत सारे राजा तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना की संख्या देख करके ही डर जाता था, लाखों की संख्या में सेना हुआ करता था, घुटने टेक देता था, आत्मसमर्पण कर देता था। तो बहुत ज्यादा युद्ध इनको नहीं लड़ना पड़ा। और ध्यान रहे कि एगो महास्थान अभिलेख है, महास्थान अभिलेख, महास्थान अभिलेख। और जो महास्थान अभिलेख है वह हमें जानकारी प्रदान करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। और फिर एक तमिल ग्रंथ है, उसका नाम है अहनानूर और मुरनानूर, अहनानूर और मुरनानूर। जो तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर है, अहनानूर और मुरनानूर नामक तमिल ग्रंथ यह जानकारी हमें देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था, दक्षिण भारत को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। और रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है जो यह जानकारी देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के क्षेत्र में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और इस सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण अशोक ने, रुद्रदामन ने, स्कंदगुप्त ने, अशोक ने, रुद्रदामन ने, स्कंदगुप्त ने, ये सभी शासकों ने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया या पुनर्निर्माण करवाया। और वही सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य करवाए थे। अगर वे कल्याणकारी शासक नहीं होते तो क्या किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु वो सुदर्शन झील बनवाते? नहीं। मतलब उनके द्वारा बनवाए गए सुदर्शन झील इस बात का प्रतीक है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक कल्याणकारी शासक थे। इतना ही नहीं बल्कि अकाल के समय, अकाल जैसे हमारे मोदी जी, जब आपको लॉकडाउन लगा तो ना कुछ तो 5-5 किलो अनाज दिए ना। इकोनो कम बड़ी बात थोड़ी है। देश की 80 करोड़ आबादी को 5-5 किलो अनाज दिए। मतलब इसी से आप अनुमान लगा लीजिए
भारत की आबादी 140 करोड़, 80 करोड़ आबादी को 5-5 करोड़ अनाज मिला, मतलब भारत कितना गरीब है, अनुमान लगाइए आप। तब ना भूखमरी सूचकांक में हम लोग 100 से भी पार हो जाते हैं। 107, हाँ 118 देश में, 118 देश में 107, मतलब लास्ट से हम लोग टॉप कर रहे हैं, समझ गए। और इस सब का कारण है जनसंख्या, सब का कारण जनसंख्या है। अब शादी ब्याह कर लेता, बच्चा पैदा करते रहता है, समझ गए। उसका भी एक सीमा न होना चाहिए जी, मैक्सिमम एगो, ठीक है। बहुत हुआ एगो संतान, लड़का हो या लड़की। चलिए सुनिए, तो आप लोग महाराज ये सब काम मत कीजिएगा। इन समाज के चक्कर में एगो बेटी हो गई तो फिर नहीं बेटा होवे करेगा दूसरा में। और हमारे एगो अंकल हैं, उनकी टोटल 8 बेटी थी, 8 बेटी के बाद एक बेटा हुआ उनको, ठीक है। वो भी सोच लिए थे कि जो है बेटा पैदा करके ही रहना है। 2 गो जिसमें डेथ कर गई, 6 गो है और एक बेटा है, समझे। तो ये सब चक्कर में लोग समाज के चक्कर में फालतू का पगलाता है। देखिए मानव स्वार्थी है, मानव जन्म से स्वार्थी है, बेटा हो या बेटी सब स्वार्थी है, सब स्वार्थी है। टोटल मानव प्राणी ही स्वार्थी है। लोगों को लगता है कि बेटा होगा ध्यान ध्यान रखेगा, वो अपना बीबी का ध्यान नहीं रखेगा, माँ बाप का ध्यान रखने चलता है। और बेटी होगी तो अपना हस्बैंड का ध्यान रखेगी कि माँ बाप का ध्यान रखेगी, समझे। तो ये सब चक्कर में मत पड़िए, एकदम देखिए ऐसा अपने आप को बना लीजिए ना, ऐसा अपने आप को बनाइए अटल जी के तरह, कोई ना होते हुए भी सब हो। अटल जी को कौन चीज का कमी था जी, है? जब उनका देहावसान हो गया, पूरा देश रोड पे आ गया। ऐसा बनाइए अपने आप को, समझ गए। तो अब आगे आइए, क्या बोल रहे तो कहां चले गए। हाँ, तो कुल मिलाकर के जो है हम आपको ये बात बता रहे थे, कल्याणकारी शासक थे और उनके कल्याणकारी होने का कारण चाणक्य की नीतियां थी, चाणक्य की नीतियां थी। जब साम्राज्य विस्तार कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो इस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य का मन थोड़ा बहुत बहकता भी था, लेकिन चाणक्य उसको लाइन पे ले आते थे। और चाणक्य जैसे गुरु होने के बावजूद चंद्रगुप्त मौर्य की 3 बीबी, 3 गो कन्या थी, 3 गो, एगो ने 3 गो किया। दुर्धरा, हेलेना या कॉर्नेलिया, चंद्र नंदनी, ये 3 गो बीबी थी चंद्रगुप्त मौर्य की। हेलेना कहिए कॉर्नेलिया कहिए, दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। दुर्धरा, हेलेना या कॉर्नेलिया और चंद्र नंदनी, ये 3 बीबी थी चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य जब भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, उत्तरी पश्चिमी भाग में साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग को सिकंदर जीत कर गया था। और सिकंदर जो है ये वाला एरिया सेल्यूकस निकेटर को दे दिया था। ये वाला एरिया जो है सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के अधीन था, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के अधीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध 305 ईस्वी पूर्व में, 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। कुछ इतिहासकार तो ऐसा लिखते हैं कोई युद्ध नहीं हुआ था, सेल्यूकस निकेटर का औकात था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध करने का, नहीं था औकात। लेकिन कुछ इतिहासकार लिखते हैं ना युद्ध हुआ था, 305 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और ध्यान रहे, आपका कंपटीशन ये प्रश्न पूछा है, अब दरोगा ने पूछा, जरूरी थोड़े है कि सब क्वेश्चन दरोगे पूछते।
कोई परीक्षा ये प्रश्न पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब हुए हैं, तो आंसर होगा 305 ईस्वी पूर्व में। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई, सेल्यूकस निकेटर की हार हुई, और फिर इस युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच समझौता हुआ। इस समझौता में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी, 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को देने की बात कही और दिया भी। और उस समय जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य हाथी के लिए प्रसिद्ध था। हाथी युद्ध में काम आता था, और जो हाथी होता था, हाथी पर बैठ करके सेनापति युद्ध भूमि का निरीक्षण करता था कि किधर हमारे सैनिक जीत रहे हैं, किधर हार रहे हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े किला को तोड़ने में, बड़े बड़े दरवाजा को ध्वस्त करने में हाथी का प्रयोग किया जाता था। और मगध का क्षेत्र उस समय हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, हाथियों के लिए मगध का क्षेत्र प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य संधि समझौता के तहत 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिया। सेल्यूकस निकेटर हार चुका था, जिस वजह से सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना या कॉर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जब विवाह करवाया अपनी पुत्री का, तो दहेज के रूप में काबुल, कंधार, हेरात, मकरान दिया था। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान दहेज के रूप में दिया था। और फिर जैसे गांव घर में शादी होता, आपकी बहन का शादी होगा तो लोकना जाते हैं ना जी, बहन आपकी विदा होती है तो उसके साथ कोई जाता है ना घर परिवार का जी, कि मतलब हाँ भाई जाता है, भाई जाता है और जो भी जाता है, ठीक है, हाँ भाई ही जाता है। और इसलिए भाई जाता है ताकि नया नया जगह जा रही है तो वहां पे सब तो अननोन लोग ही होंगे। जिस घर में 20 साल, 22 साल, 25 साल गुजारे हैं, वो घर का तो याद सताएगा ही सताएगा, समझ गए? तो आप समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ गए? तो जब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना या कॉर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया, तो सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज को हेलेना का ध्यान रखने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में भेजा। और मेगास्थनीज हेलेना या कॉर्नेलिया का ध्यान रखने के लिए ही आया हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजधानी नगर पाटलिपुत्रा में रहता था, उनकी पत्नी भी पाटलिपुत्रा में ही रहेगी। पत्नी है तो पतिये के पास ना रहेगी, मतलब जहां पर राजा रहेगा वहीं ना रहेगी। तो पाटलिपुत्रा में रहती थी, तो मेगास्थनीज भी पाटलिपुत्रा में रहते थे। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहकर पुकारा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहकर पुकारा। पोलीब्रोथा, यही बात बताना था हमको मूल तौर पर। मेगास्थनीज पाटलिपुत्रा में ही रहता था और पाटलिपुत्रा को उन्होंने पोलीब्रोथा कहकर पुकारा। आपसे पूछा जाता है पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहकर किसने पुकारा है, तो उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। उत्तर क्या हो जाएगा? मेगा। इतना बात क्लियर। मेगास्थनीज पाटलिपुत्रा में रहा, लंबे समय तक पाटलिपुत्रा में रहा। और मेगास्थनीज ने अपना यात्रा वृत्तांत इंडिका के नाम से लिखा है। और उस इंडिका से हमें मौर्यों के प्रशासन के विषय में, पाटलिपुत्रा के प्रशासन के विषय में विशेष तौर पर जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य है
विशाल साम्राज्य की स्थापना कर शासन प्रशासन करने लगे, इतना युद्ध लड़े, इतना सब चीज किए, इतना साम्राज्य विस्तारित किए, बाद में गृहस्थ जीवन से मोह भंग हो गया, गृहस्थ जीवन से मोह भंग हो गया। और जब चंद्रगुप्त मौर्य का गृहस्थ जीवन से मोह भंग हो गया तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य अपनी गद्दी अपने पुत्र बिंदुसार के नाम समर्पित कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसार को कहा, अब हम आपको गद्दी दे देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया, जैन धर्म को अपनाया। और चंद्रगुप्त मौर्य जैनी गुरु भद्रबाहु से दीक्षा ली, जैन धर्म की दीक्षा ली, जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। और जब भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली तो स्वाभाविक सी बात है कि वो दिगंबर संप्रदाय को मानते होंगे, क्योंकि भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य दिगंबर संप्रदाय को मानते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर भारत छोड़कर, घर परिवार मोह माया, पत्नी बीबी बच्चा सबको छोड़कर दक्षिण भारत आ गए, कर्नाटक आ गए। और उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय कर्नाटक में ही गुजारा। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय कर्नाटक में ही गुजारा, कर्नाटक के सरवनबेलगोला में गुजारा। जैन धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। साथ ही साथ जैन विद्वानों के रहने हेतु उन्होंने मठ भी बनाया, जिस जैन मठ को बसदी कहा गया, बसदी, बसदी कहा गया। तो विशेष तौर पर दक्षिण भारत में और कर्नाटक के क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित जैन मठ को बसदी कहा गया। क्या कहा गया? बसदी। और फिर जैन धर्म में भूखे प्यासे रहकर, जो जैन धर्म है, जैन धर्म में भूखे प्यासे रहकर प्राण का त्याग किया जाता है, भूखे प्यासे रहकर प्राण का त्याग किया जाता है। और जो जैन धर्म में भूखे प्यासे रहकर प्राण का त्याग किया जाता है, इसे संलेखना या संथारा विधि कहा जाता है। संलेखना या संथारा, संलेखना या संथारा, संलेखना या संथारा विधि कहा जाता है। और जो संलेखना या संथारा विधि है, इस विधि से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के सरवनबेलगोला में अपना अंतिम समय गुजारते हुए प्राण का त्याग कर दिए, प्राण का त्याग कर दिए। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है, एंड्रोकोटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस जस्टीन नामक विद्वान ने कहा, जस्टीन। और प्लूटार्क ने इन्हें एंड्रोकोटस कहा, एंड्रोकोटस कहा। और एक विद्वान था विलियम जॉन्स, विलियम जॉन्स ने कहा कि ये जो सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस है ना, ये कोई दूसरा ना है, चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस। मतलब सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से विलियम जॉन्स नामक विद्वान ने की है, विलियम जॉन्स नामक विद्वान ने की है। अब देखिएगा यहां पर आप, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने तो गद्दी बिंदुसार के नाम कर दी, तो स्वाभाविक सी बात है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार बने होंगे, और बिंदुसार बने भी। तो आगे बिंदुसार को देखेंगे, लेकिन उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित है चाणक्य और मेगास्थनीज, चाणक्य और मेगास्थनीज। तो चाणक्य और मेगास्थनीज के विषय में परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण चीज जान लेते हैं। चाणक्य और मेगास्थनीज अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत इन लोगों को नहीं है, लेकिन फिर भी
परीक्षा के लिहाज से 2, 4, 5, 10 जो भी है महत्वपूर्ण चीज जान लीजिए आप। सबसे पहले चाणक्य, जो चाणक्य है, चाणक्य के कई और नाम हैं। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त है। किसी किताब में इस बात का विवरण नहीं है। एमपीपीसीएस इस प्रश्न को पूछा है, वही बोर्ड इसका आंसर विष्णुगुप्त दिया है, इसलिए मान करके चलिए विष्णुगुप्त। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। और हाल फिलहाल में भी कोई परीक्षा पूछा है, क्वेश्चन देख रहे थे, अब कौन परीक्षा का क्वेश्चन देख रहे थे याद नहीं है। चाणक्य तक्षशिला का रहने वाला था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन अध्यापन दोनों किया और करवाया। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। राजा तक्ष के द्वारा इस विश्वविद्यालय को बनाया गया था। चाणक्य की पत्नी यशोमती थी। चाणक्य ने कौटिल्य या चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। और जो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ है वह मौर्यों के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। और जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र 15 अधिकरण और 180 प्रकरण, 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में जो है अर्थशास्त्र बटा हुआ है। चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस नामक ग्रंथ से की जाती है। मैकियावेली कौन था? तो मैकियावेली यूरोप के इटली के रहने वाले थे और मैकियावेली यूरोप के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने द प्रिंस नामक ग्रंथ की रचना की। जिस प्रकार यूरोप के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ मैकियावेली को माना जाता है, उसी प्रकार से एशिया महादेश, एशिया महादेश, पूरा एशिया महादेश, एशिया महादेश का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ चाणक्य को माना जाता है। इसलिए चाणक्य को भारत का मैकियावेली या एशिया का मैकियावेली कहा जाता। भारत का मैकियावेली या एशिया का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से, या मैकियावेली के द प्रिंस की तुलना चाणक्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य में बेहतर ढंग से शासन प्रशासन चलाने को लेकर साप्तांग सिद्धांत का जिक्र किया। साप्तांग सिद्धांत, जैसे इसको ऐसे समझिएगा, अभी जो हमारा संविधान है, हमारे संवैधानिक प्रावधान यह कहता है कि राज्य होने के लिए 4 चीज का होना आवश्यक है। क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ये 4 चीज है, मतलब राज्य है। वैसे ही चाणक्य यह कहे अपने अर्थशास्त्र के माध्यम से कि राज्य में बेहतर ढंग से शासन प्रशासन चलाने को लेकर 7 चीजों का होना आवश्यक है। 7 60 मत समझिएगा, 60 नहीं, 6 के बाद 7 7 चीजों का होना आवश्यक है, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहा गया। इस सप्तांग सिद्धांत में उन्होंने कहा राज्य का होना आवश्यक है, मतलब क्षेत्रफल। दूसरा उन्होंने कहा राजा का होना आवश्यक है। तीसरा उन्होंने कहा दुर्ग का होना आवश्यक है, मतलब किला का होना आवश्यक है। फिर अगला उन्होंने कहा कोष का होना आवश्यक है, मतलब रुपया पैसा का होना आवश्यक है। फिर उन्होंने कहा दंड यानी विधि का होना आवश्यक है, कानून का होना आवश्यक है। फिर उन्होंने कहा मंत्री का होना आवश्यक है, ताकि मंत्री के मदद से राजा शासन प्रशासन चला सके। फिर उन्होंने कहा मित्र का होना भी आवश्यक है।
अगर ये 7 चीज है, राज्य, राजा, दुर्ग, कोष, दंड, मंत्री, मित्र, ये 7 चीज है, तब ही शासन चलाना पॉसिबल है, तभी कोई राजा अपने आप को राजा कह सकता है। और राज्य का 7वां अंग मित्र को बताया, यानी पड़ोसी को बताया। मित्र यानी पड़ोसी। जैसे आज के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्य की सबसे बड़ी विशेषता संप्रभुता है। वैसे ही चाणक्य ने कहा कि राज्य का 7वां अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अंग मित्र है। मित्र का भी होना जरूरी है। यह चाणक्य के विषय में हुआ। फिर आपको मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था। काहे अकबकाते हैं हो, एक बार बैग गिराते हैं, एक बार आप भी गिर जाइएगा, आपने नहीं गिरिएगा। संभालिए अपने आप को। आप लोग पे पूरा परिवार टिकता है, समझ गए। औरतें पर पूरा परिवार टिकता है, समझ गए। आप लोग अपने आप को जब संभाल नहीं पा रहे हैं तो आगे परिवार कैसे संभाल पाइएगा, समझ गए। चलिए सुनिए अब। हाँ, क्या बोल रहे थे? मेगास्थनीज। क्या? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनानी था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर पाटलिपुत्रा आया, पाटलिपुत्रा में रहा, पाटलिपुत्रा को पोलिब्रोथा कहा, इंडिका लिखा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। मतलब उनका कहना था कि भारत में 7 वर्ग के लोग रहते हैं। भारत में किसान रहते हैं, दार्शनिक रहते हैं, अहीर रहते हैं, किसान रहते हैं, कारीगर रहते हैं, निरीक्षक रहते हैं, सैनिक रहते हैं। यही सब 7 वर्ग के लोगों की चर्चा उन्होंने की। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो भारत के लोग हैं वो लिखने की कला से अवगत नहीं है। भारत के लोग को लिखने नहीं आता है। भारत के लोगों को लिखने नहीं आता है, वो लिखने की कला से अवगत नहीं है। ये बात मेगास्थनीज ने कहा, जो कि गलत बात है। यूनानी था तो अपने ना वर्चस्व दिखाएगा। अपने दही को कोई खट्टा कहता है? नहीं ना कहता है। तो वही वाला बात है, समझ गए। तो अब क्या करना है? अब बिंदुसार से पहले तक पढ़ना है, फिर याद करवाएंगे जल्दी, तब आगे बिंदुसार बताएंगे। जल्दी पढ़िए। लड़का सब ऐसे मैसेज करेगा ना, क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल है। सर प्लीज, सर जी आपको जब भी टाइम मिले प्लीज हमसे 30 मिनट बात कर लीजिए। 30 मिनट बात कर लीजिएगा। अगर नहीं किए तो पता न मैं क्या करूं, क्या करूंगा, क्या करूंगी गी है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ना आ रहा है कि मैं क्या करूं। प्लीज ऐसा ऐसा बहुते मैसेज आता है। सबके जिंदगी का सवाल है, मौत का सवाल ना। जानते हैं बड़ी समस्या है हो। हम समस्या सुनते हैं ना, ठीक है, हर किसी को समस्या है। एगो बात बताते हैं। अब पता नहीं वो लड़की कौन बैच की है या इसी बैच की है, ऑनलाइन छात्रा है वो। देखिए क्या बात है, सुनिए। देखिए माँ बाप को भी देखिए, माँ बाप भी बड़ी खत्म होता है।
समझ गए? इसलिए हम अपने माँ बाप से दूर हैं। सुनिए, एक लड़की है जो हमसे पढ़ती है, अब किस बैच की हमको नहीं पता है, वो पढ़कर कुछ करना चाहती है, वो गार्जियन से टाइम मांग रही है कि हमको कुछ दिन का समय दीजिए, हम सफल हो जाएंगे, लेकिन गार्जियन उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। हम गार्जियन की मजबूरी को समझते हैं। समाज क्या कहेगा? समाज हमको कमा करके खाने देता है, और समाज में सब लोग थोड़े गलत कहता है जी, एकाध गो लोग गलत कहता, समाज में एकाधे गो लोग गलत होता है, बाद बाकी सब सही होता है। समझ गए? लड़की पढ़ना चाहती है, उसके मम्मी पापा जो है उनका शादी विवाह लगवाए हैं, और वो लड़का जिससे शादी विवाह लगवाए हैं सिर्फ यही है कि उनके पास धन संपत्ति है। लड़का है कुछ नहीं, लड़का एक नंबर का शराबी है। ठीक है? और ये बात उसका गार्जियन भी जानता है कि लड़का शराबी है, लेकिन धन संपत्ति को देख करके अपना बेटी उसके यहां दे रहा है, और जबरदस्ती कह रहा है कि शादी तुम करो उससे। लड़की शादी नहीं करना चाहती है। वो लड़की हमको बता रही थी कि अभी वो हमको फोन करके गाली देता है। जब शादी नहीं हुआ है, उससे पहले से गाली देना शुरू कर दिया है, तो शादी होने के बाद क्या होगा बताइए? तो गार्जियन को ऐसा करना चाहिए? एकदम नहीं करना चाहिए। गार्जियन को पाप लगेगा, समझो, गार्जियन को सही नहीं होगा। हम बोल रहे हैं आपको, समझ गए? ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए ऐसा, ये एकदम गलत है। और आप भी कल के डेट में जाकर गार्जियन की भूमिका में आइएगा तो आप इस प्रकार का काम नहीं कीजिएगा। समझ गए? पढ़िए अब। हम जानते हैं, हम एकदम, हमसे अगर कोई पूछता है ना, मेरा अपना कोई क्या करना है, हम बोलते जो करना है वो करो, हमसे जितना मदद ले सकता है लो। मेरा भाई है, बोला क्या करेंगे, बोले जो करना है करो, हम पैसा देने के मालिक, पैसा देते हैं, जो करना है करो, अपने मन से करो। ठीक है? उसको हम बांधेंगे काहे के लिए? सबका अपना अपना जीवन है जी। ठीक है? जीवन सबका अपना है, अपने तरीका से जिंदगी को जिए। समझिएगा? किसी के दबाव प्रेशर में मत आइए। भले शादी हो गया, हस्बैंड है, तो उससे कोई मतलब ना है। समझिए? मतलब है एक सीमा तक मतलब है। समझ गए? अब हस्बैंड है तो हम उसका गुलाम थोड़े हो गए ना। कहिएगा भड़काते हैं। गार्जियन के खिलाफ भड़का रहे, पैसों देना बंद हो जाएगा। तो विद्रोह नहीं करना है आप लोग को, स्पेशली जो शादीशुदा लोग हैं। समझ गए? फिर भी कभी कभी स्वयं डिसीजन भी लेना चाहिए। ठीक है? हाँ, अच्छा डिसीजन, पॉजिटिव निगेटिव सब चीज सोच करके। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़ लिए? पढ़ लिए हो? जल्दी पढ़िए ना। ना, कमेंट को क्या देखे हो? कमेंट तो देख ही रहे, कमेंट काहे देखेंगे? पढ़ा रहे हैं, पढ़िए। नोट्स नहीं है तो नोट्स जाके खरीदिए, नोट्स नहीं है तो हम क्या करें? कमेंट देखने हम आए कि हम पढ़ाने आए? हम पढ़ाने आते हैं, पढ़ाने दीजिए हमको, कमेंट वमेंट नहीं देखेंगे। नहीं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षत्रिय था, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस के अनुसार निम्न कुल का था, शूद्र जाति का था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ज्यादा प्रमाणिक है, क्षत्रिय माना जाएगा।
कितना टाइम लगेगा आप लोग को? हो गया? चलिए आ जाइए तो फटाफट याद कर लेते हैं 2 मिनट में। आइए, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के रचयिता? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। बृहद कथा मंजरी? सोमदेव। बृहद कथा मंजरी? बृहद कथा मंजरी? बृहद कथा मंजरी? महाभाष्य? 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 सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस किसका नाम? चंद्रगुप्त। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोटस। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोटस। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की है? विलियम जॉन्स ने की है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की है? चंद्रगुप्त। किस वंश के शासन को समाप्त करके? नंद। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटली। उसकी माता का नाम मुड़ाना। उसकी माता का नाम। मौर्य वंश के शासक किस जाति के थे? किस जाति के थे? विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? किस शब्द का? ब्रिसल्ला। चलिए, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ? 305 ईस्वी। 305 ईस्वी। सेल्यूकस निकेटर ने कौन से 4 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दिया? काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। काबुल, कंधार, हेरात। काबुल, कंधार, हेरात। एक बार फिर से बोलिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत बनाकर किसको चंद्रगुप्त मौर्य के मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को क्या कहा? पोली। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। इसकी जानकारी कहां से? महास्थान अभिलेख से। महास्थान। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को जीतकर सर्वप्रथम किसने अपने साम्राज्य में मिलाया? चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारतीय राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसकी जानकारी किस तमिल ग्रंथ से मिलती है? अहनानूर, मुरनानूर। अहनानूर। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत का विजय किया था। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? अहनानूर, मुरनानूर। किस अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य अकाल के समय मदद किए थे जनता की? सोहगोड़ा और महास्थान। सोहगोड़ा और गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के। चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना हुआ था? लकड़ी। किसका बना हुआ था? किसका बना हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। किससे जैन धर्म की दीक्षा ली? भाद्र बाहु से। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय कहां गुजारा? कर्नाटक के सरबनबेल। किस विधि से अपने प्राण का त्याग किया? किस विधि से? संलेखना या संथारा। संलेखना या संथारा। चाणक्य को किस किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य और चाणक्य के बचपन का नाम? चाणक्य कहां का रहने वाला था? उनकी पत्नी कौन थी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है? मैकियावेली के द प्रिंस। जब राजा दरबार में बैठे हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, किसने कहा है? प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, प्रजा के हित में किसने कहा है? अर्थशास्त्र कितने अधिकरण कितने प्रकरण में बटे? 15 अधिकरण। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य में शासन चलाने को लेकर कौन सा सिद्धांत दिया?
सप्तांग, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग, राज्य का सातवां अंग मित्र ना। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा? कौन कहा करता था भारतीय लिखने की कला से अवगत नहीं है? मेगा। एगो पॉइंट लिखिए तो कहीं भी लिखिए ना, लिखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्लास समाप्त होने के 5 मिनट के बाद काटा कीजिए। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों की चर्चा देखने को मिलती है, दोनों की चर्चा देखने को मिलती है, दोनों की चर्चा देखने को मिलती है, दोनों की चर्चा देखने को मिलती है। हो गया। और एगो पॉइंट याद था, भूल गए, एगो पॉइंट लिखाना था, भूल गए, लेकिन बड़ी बढ़िया पॉइंट था। खैर कोई बात नहीं है, याद आएगा तो लिखा देंगे। वो तो है, वो तो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। हाँ, एक पॉइंट और लिखिएगा। मगध साम्राज्य हाथी के लिए विख्यात था, मगध साम्राज्य हाथी के लिए विख्यात था, लेकिन इससे अलग एगो पॉइंट और था। ठीक है, भूल रहे हैं, दिमागी से उतर गया है पूरा। मगध साम्राज्य हाथी के लिए प्रसिद्ध था। पत्नी का नाम ना है तो जरूरी भी ना है। ठीक है, जन्म उसका 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसकी 3 गो पत्नी थी, दूरधरा, हेलेना और चंद्रनंदिनी। और जो हेलेना या कॉर्नेलिया है, वही सबसे पहले यूनान से साड़ी पहनकर आई थी। समझ गए, साड़ी पहनकर वही सबसे पहले आई थी। और फिर उसके बाद ही भारत में साड़ी पहनने की प्रथा का प्रचलन हुआ। समझ गए, तो ये सब बात नहीं लिखना है महाराज, एगो लाइन लिखिए। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चलिए, अब दीजिए होमवर्क सब। हाँ जी, यशोमती लिखा हुआ है नोट में, पढ़ी ना है जी? हाँ, तो सोइएगा तो खाक पढ़िएगा। क्या था होमवर्क? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ना करके आए हैं पक्का। अगला होमवर्क सुन लीजिए, राज्यपाल, क्या वो क्वेश्चन है वो? बस 37 है वो। अच्छा ठीक है, राज्यपाल, इसमें 27 नंबर है, राज्यपाल आपका होमवर्क है। अब जवाब दीजिए तो सर्वोच्च न्यायालय में। चश्मा बोला, उठिए, उधर लड़की के जस्ट पीछे उठ जाइए।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी किसके द्वारा? बैठ जाइए। अरे लड़की खड़ा हो जाइए उधर, ब्लैक टी शर्ट। इधर 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 देखिए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। बैठ जाइए। ए खड़ा होइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है। उधर खड़ा होइए। हाँ, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक, हाँ, राष्ट्रपति। बैठ जाइए। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। बैठ जाइए। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती वाद। बैठ जाइए। ए उधर खड़ा होइए, पिलर के पास वाली लड़की। हाँ, आप ही को बोल रहे हैं। एकदम आप हमेशा हंसते रहते हैं, जानबूझ करके हंसते हैं कि ऐसा चेहरा ही है। बढ़िया है, न्याय बढ़िया है कि हस्बैंड से झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा भी होगा तो आप हंसते रहिएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है कौन कौन देश में? भारत और यूएसए। बैठ जाइए। रेड टी शर्ट खड़ा हो जाइए। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। बैठ जाइए। उधर से पीछे गोरा चेहरा खड़ा हो जाइए, बॉडी बिल्डर। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने को किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को। बैठ जाइए। इधर टोपी वाले खड़े हो जाइए। हाँ ठीक है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय। बैठ जाइए। अरे खड़ा हो जाइए। अरे हीरोइन खड़ा होइए। खड़ा होइए ना जी। लोकहित बाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम किस देश में हुआ है? हाँ? ब्रिटेन में, यूएसए में। बैठ जाइए। आप लोग भी हैं? अरे टकलू खड़ा हो जाइए इधर से, रेड टी शर्ट के पीछे। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि सीबीआई एक पिंजराबंद तोता है? कोयला आवंटन घोटालावाद। बैठ जाइए। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? एएस आनंद। एएस आनंद। चलिए आगे होमवर्क दे दिए हैं, पकड़िए, दीजिए अगला। कहां से कहां तक है? छिपरा से गोदावरी। चलिए उधर इधर 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 लड़की के जस्ट पीछे
लड़की के जस्ट पीछे, हाँ, कृष्णा का उद्गम स्थल महाबलेश्वर की पहाड़ी, उसके जस्ट आगे वाली लड़की खड़ा हो जाइए। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। चलिए उधर पिलर के पास टोपी, पिलर के पास टोपी खड़ा हो जाइए। हाँ, जोर से बोलना है। आप बैठिए, आगे वाले बैठिए, उधर बोले हैं। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा किसकी सहायक नदी? गोदावरी। बैठ जाइए। आगे होमवर्क है, कावेरी से वेगई, मतलब पूरा, और रिवीजन भी कर लीजिएगा। कावेरी से वेगई और पूरा पूरा रिवीजन कर लेना है, ठीक है? रुकिए ना हो, आगे सुनिए, आगे सुनिए। उम्मीद है, उम्मीद क्या क्या 100% है। सोमवार से आपका क्लास न्यू सेंटर पर न्यू बिल्डिंग में ऑफलाइन चलेगा, ठीक है? और कल जो है आपको टेस्ट है, तो कल जो टेस्ट है, टेस्ट को लेकर जो है टेलीग्राम पर सूचना दे देंगे कि आपके बैच के लोगों को ऑफलाइन आना है या नहीं आना है। हम ये सोच रहे हैं कि ऑफलाइन बच्चों को जो है आपके बैच को स्पेशली वहां पर बुला लेते हैं, ठीक है? आपके बैच को स्पेशली वहां पर बुला लेते हैं, और टेस्ट को लेकर सूचना जो है हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। टेस्ट कल है, ये सत्य है। टेस्ट कभी बंद नहीं होगा, चाहे शिवरात्रि हो, महाशिवरात्रि हो, भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, उससे मतलब नहीं है। टेस्ट कल होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगा। 2 बैच तो ऑफलाइन आएगा ही आएगा। अब आप लोग आइएगा या नहीं आइएगा ये डिसाइड नहीं हुआ है, और आप लोग जो है अगर नहीं मिलेगा तो फिर आप लोग ऑनलाइन अपना मार लीजिएगा, समझ गए? चलिए ठीक है, धन्यवाद। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। रुकिए, हमको निकलने दीजिए, लड़की लोग मेरे साथ निकल जाएगी।